अजीजा ने एक तरफ तो इमरान खान था जो एब्सोल्युटली नॉट कहता था और उसने कहा और खुलेआम कहा, जिसकी वजह से आज वो जेल में बैठा है। और दूसरी तरफ आसिम मुनीर है जो यस सर, एब्सोल्युटली यस के अलावा कुछ कहता ही नहीं है, सलूट ठोकता है। कौन इनमें ज्यादा समझदार है? अगर आप पाकिस्तानी खासतौर के ऊपर पटवार पंजाब के अंदर जो खासतौर पे इस्लामाबाद के गिरदनवा में रहने वाले या सेंट्रल पंजाब वाले जो लोग हैं या जो पैसे के पुत्र हैं उनसे पूछेंगे तो वो तो कहेंगे कि नहीं यार, ये आसिम मुनीर ही ठीक कर रहा है। अब इमरान खान ने बड़ी गलती की थी, एब्सोल्युटली नॉट कह के। लेकिन इस वक्त जो इतलात है, फैसला तो वक्त बताएगा। ये 5-10 साल से फर्क कोई नहीं पड़ता, वक्त बताता है आगे फैसला। की तारीख सिर्फ और सिर्फ बहादुरों को याद रखती है और बुजदिलों को, कायरों को भूल जाती है। ये बात जहन के अंदर रखिएगा। और जिंदगी चार दिहाड़े की है, किसी ने सदा थोड़ी जो है रहना है, और सदा बादशाही बस सोने रब की है। लेकिन यहाँ पे वाजे तौर के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट से यस सर के सफर के ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, जो कि इस वक्त वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन किया जा रहा है एक दफा से फिर दाइश के खिलाफ बोल के, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ मामलात हैं वो क्या है। लेकिन पहले बात करते हैं जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला का सदर जो है अगवा कर लिया। बड़े अरसे से नेवल सीज थी वेनेजुएला के, लोग कह रहे थे कि जनाब वो बातचीत चल रही है, बातचीत तो चल रही थी, लेकिन चाइना का विजिट गुज़िश्ता रात वहां पे चाइनीज हाई पावर डेलीगेशन वहां पे पहुंचा। चाइना ने उसके ऊपर रिपोर्ट भी की कि हमारा डेलीगेशन वहां पे पहुंच गया है। रशिया भी उसके पीछे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज सुबह, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 3 जनवरी 2026 है, आज सुबह खबर आई सदर ट्रंप की तरफ से कि हमने वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उसको हमने अगवा कर लिया। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वजीर खारजा अमेरिका के, वो कहते हैं जनाब के क्योंकि ये बंदा सदर कोई नहीं था, ये बंदा जो है ये एक ड्रग कार्टेल का सदर था जिसने कब्जा किया हुआ है। और उनकी जगह वो औरत है, आपको पता ही है, मैं उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आप लोगों को पता होगा, जिसको ये अगला सदर लगाना चाहते हैं। और उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी उसने नॉमिनेट किया है, जो इसराइल का भी शुक्रिया अदा कर रही थी और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जो है वो खुश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वाज़े तौर के एक रजीम चेंज ऑपरेशन है जो यहाँ पे अब पाया तकमील की तरफ जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि वेनेजुएला के सदर मदुरो को जो है वो उठाना वेनेजुएला की अपनी मर्जी से, उनके अपने अंदर अगर उनको सपोर्ट ना होती तो ये मुमकिन ही नहीं था कि वो उसको उठा लेते, उसको अगवा कर लेते, सीआईए उसको अगवा करके ले आती। लेकिन ये किया क्यों गया है? देखिए, वाज़े तौर के ऊपर अमेरिका, दुनिया आज इस दुनिया को कंट्रोल वो करता है जिसकी करेंसी जो है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी हो। करेंसी क्या है? कागज का टुकड़ा है, उसको छाप दो कागज के टुकड़े को, उस कागज के टुकड़े को इस्तेमाल करो खाना खरीदने के लिए, जो आपको चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, उसके लिए इस्तेमाल करो, छत के लिए अपने इस्तेमाल करो, आपको जो भी जरूरियात जिंदगी है उसके लिए कागज के टुकड़े को इस्तेमाल करो। अब कागज का टुकड़ा जिस मुल्क का ग्लोबल एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के अंदर, उसकी पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस डॉलर है और उसकी हुक्मरानी कायम है। और उसको लिंक किया जाता है, पेट्रो डॉलर बोला जाता है, तेल के कारोबार के साथ लिंक किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कमोडिटी बेची जाती है और खरीदी जाती है वो तेल है। सदर ट्रंप की पॉलिसी इंतहाई वाजे थी जब वो आए, और ये इलेक्ट्रिक वो व्हीकल की तरफ जो ड्राइव जा रही है, उन्होंने पहली बात तो ये की कि ये कोई नहीं जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल बेबी ड्रिल, सदर ट्रंप ने कहा। मतलब आप ड्रिल करें, ऑयल निकालें, ऑयल करें, क्योंकि ऑयल अगर निकलेगा और ऑयल अगर बिकेगा तो यूएस डॉलर चलेगा, पेट्रो डॉलर है और उसका वो तगड़ा रहेगा। और इसका इंटरेस्ट, पेट्रो डॉलर को मेंटेन करने का इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ अमेरिका का नहीं है। अमेरिका से एसोसिएटेड जितनी भी मिडिल ईस्ट में पावर्स हैं, चाहे वो इजराइल है, चाहे वो शेखडम्स हैं या बादशाहते हैं, अरब बादशाहते हैं, जहां जहां से तेल निकल रहा है, उनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो उनका भी इंटरेस्ट है कि पेट्रो डॉलर फिलहाल रहे। लेकिन वो बहरहाल पेट्रो डॉलर के अलावा चाइनीज के अंदर भी अपना वो बेच सकते हैं, युआन के अंदर बेच सकते हैं, उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है, मल्टीपल करेंसीज के अंदर बेच सकते हैं, बातचीत चल रही है। और सदर ट्रंप की पॉलिसी जो है वो ग्लोबल पुलिसमैन के किरदार से वो वापस हट रहे हैं, और वो ये इनका किरदार दुनिया के अंदर ये है, मिडिल ईस्ट में खासतौर के ऊपर जो यूएई इजराइल की, मैं आगे चल के एक और वीलॉग करने लगा हूं यूएई इजराइल का और सऊदीया के साथ जो इस वक्त चल रही है, और बाकी अरब ममालिक के साथ, बादशाहतों के साथ जो उनकी लड़ाई चल रही है, वहां पे जो जीतेगा, यूएस के तमाम के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जो जीता वो सिकंदर, यूएस उसके साथ जाके खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल सौदा है, इस साथ दो उस साथ लो है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो जहां पे सदर ट्रंप कहते हैं कि जी हमें यूनिफिकेशन कर लेनी चाहिए कनाडा से,
जिसकी मुखालफत तो मौजूद है, या चाहे साउथ अमेरिका हो जिसको कॉलोनीज के तौर के ऊपर अमेरिका बड़े अरसे से चलाता आया है, उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल ग्रिप रखेंगे और पूरी दुनिया के सबसे बड़े पेट्रो डॉलर पे वापस आइए। पेट्रो डॉलर के ऊपर आप जब आते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन साबित शुदा तेल के जखीरे जो हैं वो वेनेजुएला के अंदर है। तो वेनेजुएला की हुकूमत पे कब्जा करना, उसको कंट्रोल करना, रजीम चेंज करना, वो प्राइमरी मकसद है अगर पेट्रो डॉलर की हुक्मरानी रखनी है। और पेट्रो डॉलर अगर आप मिडिल ईस्ट का बेचना चाहते हैं तो मिडिल ईस्ट में उन्होंने अपने ठेकेदार बिठाए हुए हैं, वो इजराइल वहां पे मौजूद है और इजराइल को सपोर्ट वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो वहां पे एक खंजर का किरदार या लोकल पुलिसमैन का किरदार अमेरिका के बिहाफ के ऊपर इजराइल करे, इसीलिए उनको मिलिट्री सपोर्ट है। लेटेस्ट आप देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट उनको फाइटर एयरक्राफ्ट दिए गए हैं, 8.6 बिलियन का पैकेज है। अमेरिका बेतहाशा पैसा इसराइल पे लगाता है ताकि मिडिल ईस्ट को वो उनके लिए कंट्रोल करे, आउटसोर्स करता है अपना बिजनेस। बाकी एशिया के अंदर जो भी जीतेगा वो उनके साथ हो जाएंगे। और यूरोप के अंदर वो चाहते हैं कि नेटो जो है वो नेटो खुद खर्चा नेटो करे और यूरोपियन कंट्रीज खुद, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अपने लिए खर्चा करें और अपने खर्चे के ऊपर वो रशिया से मुकाबला करें, रशिया से अपना दिफा करें। और वो उन लोगों ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका लुकिंग इनवर्ड्स प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है उसके तहत देख रहा है, और उसमें इनवर्ट देखते हुए अगर तो उन्होंने यूएस डॉलर, क्योंकि आजकल हर कोई गोल्ड खरीद रहा है, सिल्वर और गोल्ड खरीद रहा है, ठीक है, मैं कोई ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ट्रेंड्स में देख रहा हूं मार्केट के वो यही है कि यूएस डॉलर हर दूसरा बंदा कह रहा है ये बस ये तबाह होने वाला है, ये तबाह होने वाला है, बस ये गिरने वाला है, क्योंकि वो पेट्रो डॉलर है। अगर वो पेट्रो डॉलर है तो उसके लिए पेट्रोल मतलब कि ऑयल चाहिए, ऑयल का कंट्रोल चाहिए जो मिडिल ईस्ट बेच रहा है चाइना को और बाकी मुल्कों को। तो सबसे बड़ा ऑयल का कंट्रोल तो उनके अपने पास बैठा है, ड्रिल बेबी ड्रिल, वेनेजुएला उनके कंट्रोल में, वेनेजुएला का तेल उनके कंट्रोल में। तो फिर पेट्रो डॉलर मतलब कि यूएस डॉलर जो है वो ग्लोबल रिजर्व करेंसी ही रहेगा, मजबूत रहेगा, क्योंकि कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं होती, नोट की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है, कागज का टुकड़ा कागज का टुकड़ा है। वो कागज का टुकड़ा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? डॉलर के शेयर तो बड़ी तेजी के साथ गिरते चले जा रहे हैं, उस कागज के टुकड़े के अगेंस्ट जो है वो क्या ऐसी कमोडिटी है जो वो कहता है कि ये कागज का टुकड़ा आपको ये चीज खरीद के देगा। वो हमेशा से पेट्रो डॉलर तेल रहा है, इसलिए उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं। और तेल का कंट्रोल जो है वो डॉलर का इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी की जो है वो गारंटी है। और तेल के कंट्रोल के लिए उन्होंने वेनेजुएला का कंट्रोल आखिरकार कर लिया है। अब चाइनीज अगर वहां पे जाके वेनेजुएला में ये समझ रहे थे कि वो अमेरिका के बैकयार्ड में जाके जाएंगे और अमेरिका जो है बर्दाश्त कर जाएगा, तो गलत समझ रहे थे। अमेरिका ने न सिर्फ अपना बैकयार्ड सिक्योर किया इस एक मूव के साथ, ठीक है, बड़ी अनपॉपुलर जो है ये ओपिनियन है, लेकिन वाजे ओपिनियन है, वाजे तौर के ऊपर अपना बैकयार्ड कंट्रोल किया, अपनी सिक्योरिटी कंट्रोल की है। इस रजीम चेंज के जरिए वो वेनेजुएला का तेल कंट्रोल कर रहे हैं और अपना पेट्रो डॉलर मजीद मजबूत कर रहे हैं। और चाइना का बैकयार्ड भी जो है कंट्रोल उन्होंने एक सौदे के तहत तो किया हुआ है ना, कि पाकिस्तान चाइना का बैकयार्ड है। वो कहते हैं आप अपना बैकयार्ड बचाएं, आप हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। और उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ पहले दरमियान में नेगोशिएशन करके एक स्विफ्ट मूव के अंदर, ये हो ही सकता, आगे चल के आपको पता चलेगा कि वेनेजुएला के अंदर सियासतदान भी मौजूद थे, उनकी अपनी फौज और पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे, जिनकी मदद के तहत ये काम हो सकता है, उनकी मदद के तहत ही काम हुआ है जो इन्होंने काम किया है। और उनका प्रेसिडेंट जो है वो उठा के ले गए हैं। और पेट्रो डॉलर फॉरसेबल फ्यूचर के लिए इस वक्त दोबारा वही करेंसी है। लोग कह रहे हैं नहीं गोल्ड की प्राइसेस नीचे नहीं आएंगी, अभी भी आए बाएं शाएं लोग कर रहे हैं। ये एक आपको दिखाना था दुनिया ग्लोबल किस तरह चल रही है, ताकत के जोर के ऊपर चल रही है, और पेट्रो डॉलर को वापस रीस्टैब्लिश करना था, जो मेरी एनालिसिस के मुताबिक, मेरी स्टडी के मुताबिक एक ही झटके के अंदर उन्होंने दोबारा कर लिया है। और फिर बैकयार्ड की जब आप बात करते हैं कि चाइना का अपना बैकयार्ड भी अमेरिका वहां पे मौजूद है, तो यहाँ पे इल्जामात जो लगाए गए, जिस वक्त काबुल के ऊपर अटैक किया गया, तो मुझे आईएसआई के जराये ने बताया कि सर ये देखें, और मुझे लगा कि झूठ बोल रहे हैं उस वक्त, खाम खाम में फोकस शिफ्ट कर रहे हैं कि ये सीआईए के ड्रोन्स थे जो उन्होंने दिया हुआ, जैसा शमसी बेस वगैरह के ऊपर जो है वो बगराम एयरबेस का वादा कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब जो है वो सदर ट्रंप से लंच के अंदर, और उसको पूरा करने के लिए सीआईए के बेसिस यहाँ पे उस वक्त से मौजूद है जब से रजीम चेंज मौजूद हुई है। 3 साल से ईरान को वो फोकस कर रहे हैं, ईरान को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वो आसिम मुनीर साहब का ससुराल भी है, उसको कैसे टारगेट करेंगे? लेकिन उनको जाहिर बात है बताया ये गया होगा कि ईरान को कंट्रोल करने के लिए पहले बगराम एयरबेस आपको चाहिए, क्योंकि सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि हम कुछ कर रहे हैं बगराम एयरबेस के लिए, क्योंकि वहां से 1 घंटा
चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ये चाइना को चैलेंज करने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अफगान कौम जो है वो समझदार भी है, लगता है कि नहीं समझदार नहीं है। उन्होंने बराह रास्त लिंकअप जो है वो सदर ट्रंप के साथ किया हुआ तो है जलमाए खलीलजाद के जरिए, लेकिन जाहिर बात है कि उनका फोकस अभी भी यही है कि जनाब आप हमें बगराम एयरबेस के ऊपर जो है वो कंट्रोल दें। और यहां पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है, और ये यूएस के जो ड्रोन्स हैं उनको लेके बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पहले उसको बात कर लें। ये हमारे दोस्त हैं, ये संगार पेकार साहब हैं, मेरे साथ प्रोग्राम भी कर चुके हैं। संगर पेकार साहब इसके ऊपर क्या लिखते हैं, अफगान एनालिस्ट हैं, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर बातचीत लिखी है, ये आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। एडिटर एट लार्ज हैं अफगान आई के, वो ये दिखाया, उन्होंने नक्शा दिखाया है, एक नक्शा दिखाया है, और ये नक्शा हमारे रीजन का है। इस नक्शे के साथ उन्होंने जो है ये दिखाया है जनाब, वो कहते हैं कि जनाब ये अमेरिका के यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन क्रैश हुआ है, मैदान वर्दक का जिला है अफगानिस्तान का, वहां पे ये ड्रोन क्रैश हुआ है, और ये 1 जनवरी 2026 को ये क्रैश हुआ है जो वो दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर वो लिखते हैं जनाब के लोकल जराए ये बताते हैं, उन्होंने इंसिडेंट्स बताया और ये आपको फोटोज दिखा दी हैं। वो कहते हैं कि MQ-9 का ऑपरेशनल रेडियस 600 नॉटिकल माइल है, और अमेरिका का जो ऐलान शुदा बेस है करीब तरीन वो कतर के अंदर है, और कतर में अल उदैद है जो कि 1000 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा है, जो कि बहुत दूर है रीफ्यूलिंग के लिए। MQ-9 का इतना ज्यादा जो है वो ऑपरेट कतर से नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं तारीखी सतह के ऊपर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जैकबाबाद एयरबेस 370 नॉटिकल माइल के ऊपर, और शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में 430 नॉटिकल माइल के ऊपर इस्तेमाल किया है, जो वेल विद इन रेंज है। तो ये लाइकली है कि पाकिस्तान एयरबेस जो है वो खुफिया तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है यूएस इंटेलिजेंस CIA की तरफ से। पाकिस्तान इसको डिनाई तो करता है, लेकिन अब अंदरूनी रिपोर्ट्स हमारे पास क्या है इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारी अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर अवेलेबल है अमेरिका के लिए, उसको इस्तेमाल वो कर सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट अभी शिफ्ट हो चुका है, तो नूर खान एयरबेस का इस्तेमाल बाकायदा तौर के ऊपर इजाजत जो है वो दी गई है अमेरिका को कि वो उसका इस्तेमाल करें। एक तरफ ये मामला है जो आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका यहां पे इस्तेमाल है, और दूसरी तरफ एक हालात को जानबूझ के अफगानिस्तान के लिए खराब किया जाए और ऐसे हालात बनाए जाएं जिसके अंदर उन हालात के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो दखल अंदाजी की जा सके। किस तरीके के साथ अफगानिस्तान के अपने ही लोगों को रजीम चेंज ऑपरेशन, जो हमारे जराये के मुताबिक फील्ड मार्शल जो भी कहना चाहे वादा करके आए अफगानिस्तान का, उसके नतीजे के अंदर भी एक गेम चलाई जा रही है। अब उसके ऊपर भी जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है वो क्या कहती है, मैं आपको पहले वो बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको तफसीलात के अंदर जो तीरा वैली के अंदर हो रहा है ऑपरेशन उस वो तमाम मामलात के साथ लिंक्ड है। और ये ISKP जो पूरे के पूरे खित्ते को कह रही है कि पूरा खित्ता ही हमारा है, उसको क्लेम कर रही है, और उनको सपोर्ट ISKP को कौन कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर सारे बेसिस है, बहुत बड़ा मरकज उनका तीरा वैली में है जहां पे ऑपरेशन हो रहा है। लेकिन ये जो सिलसिला चल रहा है इससे एक रिलेटेड एक न्यूज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के ऊपर सामने आई 31 दिसंबर 2025 को, और आज 3 जनवरी 2026 है। ये देखिएगा जरा, ये जो खबर है जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, ये खबर जो है वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से फराम की गई है, और ये खबर हमें बताती है जनाब के जिस तरह आपने देखा कि अफगानिस्तान के ईरान डिसरप्शन के लिए माजरत थी। अफगानिस्तान का एक जो है जारी बात है इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ही अकाउंट लगता है दिसंबर 31 को। अलमरसाद इंग्लिश ये कहता है कि जनाब मल्टीपल जराए ये कहते हैं, कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने कमांडर इकरामुद्दीन सारी जो कि उनके बारे में बताया जा रहा है जो इस वक्त ISKP के हैं, उनको हलाक किया है, और कहा यह जा रहा है कि सीरीज है प्रीएम्प्टिव और मिसलीडिंग मेजर्स एडवांस में पहले लिए गए थे ताकि अफगानिस्तान को इसका जो है वो ब्लेम कर दिया जाए। उसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये इन्होंने लिखी है, अली गोरजंग ने, जो वो यहाँ पे लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेवरल सोर्सेज इन ईरान के बहुत से जराए ये कहते हैं कि कमांडर इकरामुद्दीन सारी जो है वो अंसार हेडक्वार्टर ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ काम कर रहे थे, और वो जो गुज़िश्ता फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर थे अफगानिस्तान की प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी रिपब्लिकन गवर्नमेंट की, उसके साथ वो काम कर रहे थे, और ये जिम्मेदारियां जो हैं वो उन्होंने उठाई हुई थी कि रिक्रूटिंग करते थे, ऑर्गेनाइजिंग करते थे, और इन अफसरान की जो है वो काम ईरान के इन्फ्लुएंस के लिए काम करते थे।
अब हालिया महीनों में वो कहते हैं कि आईएसआई जो है वो इसी तरीके के ऊपर पुराने अफगान फौजियों को, जिनमें जनरल अब्दुल मतीन हुसैन खेल और जनरल जुर्रत का नाम है, इनको उन्होंने हायर किया है। और ये प्रोजेक्ट एम करता है कि गुज़िश्ता जो फौजी कमांडर हैं और सिक्योरिटी जनरल ऑफिसर्स हैं रिपब्लिकन एरा के, वो पाकिस्तान जो है उनको लेके आ रहा है। और पाकिस्तान चाहता है कि उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, आईएसआई की सुपरविजन के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाए, ताकि अफगानिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल को खराब करके जो है उनसे जासूसी वगैरह करवाई जाए। ये तमाम चीजें जो है, तमाम इल्जामात इन लाइन के अंदर हैं कि जनाब ये रजीम चेंज ऑपरेशन करवाना चाहते हैं अफगानिस्तान में, वो मामला पूरा करना चाहते हैं। और अमेरिका को इन्होंने वादा किया हुआ है और अमेरिका से ये वो वादे पूरे करना चाहते हैं जो कि बहरहाल इनके बस के अंदर नहीं है कि ये पूरे कर सके। ये बात आपने जहन के अंदर रखनी है। और दूसरी तरफ यहीं पे इस्तेमाल वाजे तौर के ऊपर जो है वो पता ये चलता है कि बहुत ही वाजे तौर के ऊपर, इसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की है, ये मेरी आप रिपोर्ट देख लें तो आपको बड़े वाजे तौर पे समझ आ जाएगी मामला कि ये क्या बात हो रही है। कि अब ये आईएसकेपी जो है, जो कहती है इस्लाम जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान पाकिस्तान जो है, आप मुझे बताएं, जिनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उन्होंने 2024 में, मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर चुका हूं, आपको अगर कहेंगे तो दोबारा दिखा देता हूं, बल्कि 2024 में मेरा बैन था, उसके ऊपर मैं आता हूं, जो आपको लोकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह वहां पे लोकल्स ने कहा था कि जनाब आप अफगानिस्तान से मारकुट के इनको निकाला गया है और ये दहशतगर्द हैं, इनको पाकिस्तान के अंदर बसाया जा रहा है। और मेरी इसी रिपोर्टिंग की वजह से जो है ये मेरे खिलाफ इतनी ज्यादा इनको तकलीफ है। वो उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को अटैक किया के ऊपर जो है इन्होंने कहा है कि जनाब हम अली अल महाजर, हमारा जो बंदा है वो हमारी अपोजिशन है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, उसके हमने जो है क्वेटा सिटी के अंदर 13 बंदे जो है वो हमने मारे हैं और 50 जख्मी किए हैं और लीडर उनका मारा गया है। और वो उनकी बड़ी तारीफें मरीफें कर रहा है इनका ऑफिशियल मीडिया आईएसकेपी का। जो भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता है वो दाइश के निशाने के ऊपर आ जाता है। क्यों? ये बहुत सगेन क्या? मेरा सवाल है, जवाब ये जैसे सवाल उठाने के ऊपर तो इनको शदीद तकलीफ है। क्यों भाई? आप ये देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, ये 28 दिसंबर 2024 को मैंने ये पोस्ट की थी। पोस्ट रिचर्ड ग्रेनल को मैंने जो है वो पोस्ट किया हुआ है। रिचर्ड ग्रेनल जो है वो अमेरिका में, जारी बात है कि आपको पता ही है कि मशीर हैं सदर ट्रंप के। और उनको मैंने कहा कि जनाब अमेरिका को क्या ये पता है कि पाकिस्तान की जो फौजी जनता है वो हाउसिंग दे रही है, ट्रेनिंग कर रही है, इक्विप कर रही है, फंडिंग दे रही है दाइश या आईएसआईएस को, या फौजी कहते हैं नहीं जी आईएसकेपी बोलो, अच्छा आईएसकेपी को। वो भाई कहते हैं कि ये पूरे का पूरा एक ही खित्ता है, खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जो है, जो कि अगर सिर्फ दाइश का तो ये अगर ये प्लान है। और यहाँ पे सवाल ये है कि उनको फंडिंग की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुना देता हूँ। तो पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। मस्तूंग के अपने लोकल जी रिपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। डॉक्टर सबिया बलोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर रही है। अब इसका कोई जवाब तो आया नहीं, लेकिन आप ये देख लें। बल्ला सवाल अंदाज मस्तूंग इन तक टारगेट किया बल्ला नन मुजाहिमत करतन मस्तूंग मुजाहिमत करे था एनो का हिम्मत मत बका एनो से नाशस रोड आते में आपका हिम्मत करता बका लेकिन नन हिम्मत करतन नन रोड आते बतन रोड आते बरिंग फर्द न बरिंग ना काफी है रोड आते बरिंग की अमून तालीम जरूरत है, इज्तिमाई सोच जरूरत है, इज्तिमाई सोच की जरूरत है। नन कौमी तहरीक कितना हिस्सा जोड़ मरेगा अंदा मस्तूंगा बल्लो दिलेरो बल्लो बहादुर बंदा को इस्तेमाल अंदा मस्तुंगटिया से कमी मसुने के ना तो आवारी न सोच मत बरोजत जीती कमेटी नना नुमकुल नना अमो पड़े कि ननकुल ऐसी जगह मारे ना दाड़े थे ना खास करते ना नस्ल आता तालीम में थे ना न्याड़ी थे ना चुनाते थे ना कहीं। अभी बलूचिस्तान की हमारी बहनें मांग क्या रही हैं भाई? वो कह रही हैं हमें तालीम चाहिए, हमें सेहत चाहिए, हमें जो है ये आप लोग यहाँ पे दाइश को लाके, आईएसएस को लाके, आईएसकेपी को लाके आबाद कर रहे हैं। कौन आबाद कर रहा है? किसकी जरूरत है? और ये मैं स्टोरी 1 साल से कर रहा हूँ ऑयल स्मगलिंग की, जो कि साबित हुई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और मैंने बताया कि इनको सपोर्ट करने के लिए वहां पे एक बाकायदा तौर के ऊपर ओपीएम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। वहां पे जनाब पूरी दुनिया की जो है इस वक्त ओपीएम प्रोड्यूस करके जो है हेरोइन कोकेन प्रोड्यूस की जा रही है। और वो अब टेलीग्राफ ने जब स्टोरी की तो सबको यकीन आ गया। और यहाँ पे लोकल्स बता रहे हैं बाकायदा तौर के ऊपर कि यार ये कोई दाइश वाले आपके सगे हैं सारे के सारे, जिन लोगों ने मजाक बनाया हुआ ये कह रहे हैं कि जनाब आप इनको यहाँ पे ला रहे हो, आप हमें तालीम दो,
आप बलोचों को तालीम दो, सेध दो, उल्टा आप हमारे जराए लगा रहे हो यहाँ पे इस किस्म के काम करने के लिए। और फिर जब इस अंडर द सर्कमस्टेंसेस, जारी बात है कि प्रॉक्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो ना जी, अगर आप प्रॉक्सी के तौर के ऊपर ना इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर क्या जरूरत क्या पड़ी हुई थी ये काम करने की। और उसके बाद फिर जब खुद बाकायदा तौर के ऊपर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो कि ऑपोजिशन पार्टी है, क्योंकि बाकी तो आपने बलोच मारंग बलोच को आपने ढक दिया आदिल राजे की तरह, आपने कहा जी ये तो सारे दहशतगर्द हैं, इनको उम्र कैदें दे दो, इनको बंद कर दो, बंद कर दिया आपने उनको, क्योंकि वो आपसे सवाल कर रहे थे कि आप लोगों ने क्यों आबाद किए हुए हैं दाइश वाले लेके, आपने प्रॉक्सी के तौर के ऊपर चला रहे हो ना उनको, आपने अफगानिस्तान में इनसे रजीम चेंज करवाना है, ईरान के खिलाफ यूज करना हुआ वहां भी करना है। और रिचर्ड कर्नल साहब को मैं लिख तो रहा था, ऑब्वियसली उनको पता ही होगा, उनका शायद एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन वाज़ेह तौर के ऊपर ये किस तरह हो सकता है कि अमेरिका को ना पता हो कि क्या गेम चल रही है यहाँ पे। सवाल है मेरा, जवाब आप दे दें। और फिर ये लोग सारे आगे कहते हैं दाइश वाले आईएसकेपी वाले कि जनाब हमने जो है वो मार दिया, 50 बंदे जख्मी कर दिए, 13 मार दिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के। क्यों भाई, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इनके बारे में कोई बात नहीं की है तो पाकिस्तान की फौज को चैलेंज कर रहे हैं अख्तर महगुल साहब, महमूद खान अचकजई साहब भी इनके निशाने के ऊपर है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये कहते थे कि प्रॉक्सी को इस्तेमाल करें, कोई बीएलए मिले बीआरए के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, चलो ठीक है प्रॉक्सीज के साथ प्रॉक्सीज लड़ती हैं, आप कर रहे थे, आपका तरीका वारदात ही है। लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाए जा रहे हैं, आपकी सपोर्ट से पाए जा रहे हैं, आपके सियासी मुखालफीन, पुरअमन सियासी मुखालफीन पे पुरअमन सियासी मुजाहिरों को भी अटैक कर रहे हैं। तो फिर ये किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके चाचे मामे के पुत्र थोड़ी हैं। जीएचक्यू से सवाल है, आसिम मुनीर साहब से सवाल है, तीरा वैली के अंदर इनका सबसे बड़ा मरकज है, आप वहां पे जाके कह रहे हो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, गरीब बेचारे लोकल्स को आपने दोबारा से डिस्प्लेस कर दिया है, मजाक बन गया यार वहां पे आपने। आपके तो फौजियों ने जाके वहां पे जो चरस के डिपो हैं वो भी लूट लिए सारे यार, आपस में बांट लिए हैं। एफसी वाले मुझे बता रहे थे, खबर राइफल वाले, कुछ तो खुदा का खौफ करो यार। वो वहां पे उनकी लोकल ट्रेडिशंस में आपने बनाया हुआ है, उसको लीगल बनाया हुआ है। अगर नहीं है लीगल, मैरिजुआना टाइप सिस्टम नहीं है तो बताएं ये लीगल नहीं है, ये उसको चोरी करके आप वहां पे जो है वो नशों के ऊपर आपने फौज लगाई हुई और वहां पे लड़वा रहे हैं। असल में तो आप लड़वा उनको थोड़ी रहे हैं, आप तो उनको उल्टा स्ट्रेंथन करते हुए नजर आते हैं मेरी जाती राय के मुताबिक। और अजीजा ने मन, ये मेरी बातें हैं जिसकी वजह से इनको शदीद इनके टिड में पीड़ है, लेकिन हम तो सच बोलते रहेंगे। और मजीद इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं मैं रिपोर्टिंग करूं तो मैं मजीद रिपोर्टिंग भी करूंगा, छोड़ने वाला नहीं है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।